गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बीटी क्लासेस में स्वागत है। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सके। इससे पहले की क्लास में हमने आप लोगों को 2002 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाना शुरू किया है। आज हम 2002 का ही कुछ पार्ट है। अभी जो पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड है, आज हम पार्ट सेकंड उसमें से करवाएंगे। आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सके और अपने साथियों और मित्रों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें, वो भी इस चैनल से जुड़ सके। इसी चैनल पर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ की क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती हैं। आप सभी इस चैनल से जुड़कर जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी विवेक सर के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जा रही है, तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़कर विवेक सर के द्वारा भी जीके, जीएस और रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम 2002 से लेके 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपरों को हम सॉल्व करवाएंगे। आप लोग मेरे इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह 7 छद नियम से है। कल हमने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसे हमने सॉल्व करवाया। आज हम आप लोगों को 7 छद नियम और दंड प्रक्रिया संहिता से जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उसे हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम बारी बारी से अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 101, और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है। कथने न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। जो कारण आर है हमारा, वह कहता है न्यायिकेतर संस्वीकृति साक्ष्य का कमजोर सूत्र है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके अपने और ऑप्शनों को भी देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरी ये क्लास कैसी लग रही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 102, साक्ष्य अधिनियम के निम्नांकित में से किस धारा में शुभकृत को परिभाषित किया गया है। जो शुभकृत है वह एविडेंस एक्ट में कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है। तो जो हमारा सेक्शन 17 है उसमें परिभाषित किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 103, निम्नांकित में से कौन सा छद नियम की धारा 14
मानसिक 14 में मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है। तो जो मानसिक दशा दर्शाने के लिए वर्णित नहीं होता है वह हेतु होता है। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। हेतु का मतलब होता है कारण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 104। नृत्यकालिक कथन की ग्राह्यता के लिए निम्नांकित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? कौन सी शर्त जो है आवश्यक नहीं है नृत्यकालिक कथन की ग्राह्यता के लिए? तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। कथन करने वाले को कथन करते समय नृत्य की प्रत्याशंका थी। तो ये जो ऑप्शन है यह आवश्यक नहीं है, यह शर्त आवश्यक नहीं है कि नृत्यकालिक कथन की ग्राह्यता के लिए यह आवश्यक कंडीशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 105। साक्षात नियम के किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? जो साक्षात नियम की कौन सा सेक्शन है जिसमें उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो जो ऑप्शन हमारा बी है वह राइट हो जाएगा। सेक्शन सी में जो है डिफाइन किया गया है, इसके बारे में उपबंध किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 106 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है। आ की मृत्यु बा के उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुआ। आ की मृत्यु जो है वह बा के उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने से हुआ। बा के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। यह तथ्य कि बा उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदि था। तो ये जो तथ्य है यह सुसंगत तथ्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। साक्षात नियम में विबंधन से संबंधित उपबंध दिया गया है। जो विबंधन से संबंधित उपबंध है वो साक्षात नियम की किस धारा में दिया गया है? तो जो धारा 115 है उसमें दिया गया है। जो ऑप्शन हमारा ये है वह राइट हो जाएगा। विबंधन का जो विबंध का उपबंध दिया गया है वो धारा 115 में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 108। किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारा का उपबंध है। किसी विवाहिता स्त्री है जिसके द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया जाता है वह किस उपधारा में उपबंधित है? तो जो हमारा साक्षात नियम की धारा 113 का उपधारा का है उसमें जो है डिफाइन किया गया है, उसमें उपबंध किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नांकित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? तो जो ऑप्शन हमारा ये है वह राइट हो जाएगा। एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा जो होता है वह लोक दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता है। और जो हमारे तीन ऑप्शन है वो लोक दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। एक पंजीकृत विक्रय विलेख और उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है और सिविल न्यायाधीश का कोई निर्णय है वह भी जो है लोक दस्तावेज के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर
ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय साक्ष्य इस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है सूत्र को समाहित किया गया है। एविडेंस एक्ट की ऐसी कौन सी धारा है वह सर्वोच्च विधि है, इस सूत्र को जो है समाहित किया गया है, जो हमारा धारा 123 है उसमें समाहित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, एक तथ्य जिसे ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित उसे कहते हैं साबित नहीं हुआ। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, पाकला नारायण स्वामी संबंधित है। तो जो पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का केस है वह मृतकालिक कथन से संबंधित है, वह राइट हो जाएगा। यह केस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। जो पाकला नारायण स्वामी का केस है यह कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस केस पे जो है विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में हमारे दी गई है तथ्यों की सुसंगतता के बारे में सूची है, उसमें दी गई है साक्ष्य नियम की धारा, मतलब कौन सी धारा में जो है तथ्यों की सुसंगतता वैध है। तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं वह धारा 6 में है, और तथ्य जो विवादक तथ्य का परिणाम है वह धारा 7 में है। जो हमारा अगला ऑप्शन है सी, वह धारा 8 में है, हमारा लास्ट ऑप्शन। जो सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य है वह धारा 9 में है। तथ्य जो विवादक तथ्य का परिणाम है वह धारा हमारा 7 में है, और तथ्य जो एक समव्यवहार के भाग है उसे धारा 6 में उपबंध किया गया है। उसके बारे में तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाता है वह धारा 8 में है। तो इस प्रकार चलिए हम देखते हैं नीचे हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हमारा बी है वह राइट हो जाएगा। 4, 3, 2 हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है। साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरासील सुसंगत नहीं है। अभियुक्त का पूर्व का बुरासील सुसंगत नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है उसका जो ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। धारा 54 में इसके बारे में उपबंध किया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है। साक्ष्य अधिनियम के निम्नांकित में से कौन सी धारा कहती है प्रलोभन, धमकी अथवा वचन, प्रॉमिस जिसे कहते हैं,
के द्वारा कारित संस्वीकृत सुसंगत नहीं है। तो हमारा जो है सेक्शन पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत जो है सुसंगत नहीं है। तो जो ऑप्शन हमारा डी है वह राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित से किस वाद में यह निर्णित हुआ कि साक्षात नियम की धारा 27, 24, 25 और 26 का अपवाद है। तो जो हमारा इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस था उसमें जो है धारित किया गया था, उसमें इस वाद में जो है निर्णित किया गया था कि धारा 27, 24 और 25 और 26 का अपवाद है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 117। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख देता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। बोलने में कोई व्यक्ति है जो असमर्थ है, वह एक साक्षी है, तो वह जो है खुले न्यायालय में अपना जो साक्ष्य है वह लिख कर देता है। तो इस प्रकार का जो साक्ष्य होगा वह समझा जाएगा, वह साक्ष्य जो है मौखिक समझा जाएगा। जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 118। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुलझाता है, कोई प्रश्न है जो उस उत्तर को सुलझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति है वह पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सूचक प्रश्न कहा जाता है। तो जो ऑप्शन हमारा डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 119। सूचक प्रश्न, जो सूचक प्रश्न होता है वह प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो सूचक प्रश्न होता है वह प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जो ऑप्शन हमारा बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? शुभकृतियां मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं। जो शुभकृतियां होती हैं वह मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं। तो जो ऑप्शन हमारा सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 121। वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है, वह तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है इस प्रकार विवादक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वह एक ही संव्यवहार का भाग होते हैं और वह जो होते हैं संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत जो है सुसंगत होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 122। शुभकृति और संस्वीकृति होती है। जो शुभकृत और संस्वीकृत होती है वह अनुश्रुत साक्ष्य के भाग हैं। वह क्या है? अनुश्रुत साक्ष्य के भाग होते हैं। जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा सेकंड नीचे जो है नीचे दिए से सही आंसर चुनना है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा।
1, 3 और 4, 1, 3 और 4, एक, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 3 और 4, यह जो है सुकृत और संस्कृत होते हैं। जो सुकृत और संस्कृत होते हैं वह अनुसृत साक्ष्य के अपवाद हैं और सुसंगत साक्ष्य हैं और सबूत पर साक्ष्य में सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 123, सत्र न्यायालय दोष सिद्धि के विरुद्ध जो है अपीली शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत करता है? जो सत्र न्यायालय है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वह दोष सिद्धि के विरुद्ध जो अपीली शक्ति का जो प्रयोग करता है वह सीआरपीसी का जो सेक्शन है 374। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा, धारा 374। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो दांडिक प्रक्रिया संहिता से पूछा गया है। 1973 सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है हमारा अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा या उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। जो उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है, अगर कोई सत्र न्यायालय है वह मृत्यु दंडादेश देता है तो वह मृत्यु दंडादेश देने के बाद उस पर जो है हाई कोर्ट के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। तो जो यहाँ पे हमारे जो सेक्शन दिए गए हैं वह सेक्शन राइट नहीं है, तो यह आंसर जो है रॉन्ग है। चलिए हम आप लोगों को राइट आंसर बता देते हैं। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन रॉन्ग है। जो हाई कोर्ट पुष्टि करता है वह जो है 368 के अकॉर्डिंग जो है पुष्टि करता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वह 368 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 125, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा या उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादन से पूर्व उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। एक ही एग्जाम में जो है 2 बार जो है ये मेरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए आप राइट आंसर दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन राइट नहीं है। अभी देखिए हमने जो आप लोगों को राइट आंसर बताया, हाई कोर्ट जो पुष्टि करता है सत्र न्यायालय द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा जो मृत्यु दंडादेश दिया जाता है उसकी जो पुष्टि हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है वह धारा 368 के अकॉर्डिंग की जाती है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ प्रूफ है। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 126, जब सत्र न्यायाधीश द्वारा अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मांगता है तो इसे कहते हैं। जब सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मांगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वह राइट हो जाएगा। उसे जो है पुनरीक्षण कहते हैं, रिवीजन। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 127 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 127 क्या कहता है।
किस मामले का विचारण समाप्त करने के पश्चात निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? किसी मामले का विचारण समाप्त करने के पश्चात जो है निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? तो जब जो है किसी मामले का विचारण किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो जो अभियुक्त व्यक्ति होता है उसे या तो दोष मुक्ति का आदेश दिया जाता है या दोष सिद्धि का आदेश दिया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 128। प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट जिसे हम FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो 154 है हमारा सेक्शन वह FIR से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होता है। जो हमारा FIR होता है वह संज्ञेय अपराध से, कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित होता है, और जो हमारा NCR होता है वह असंज्ञेय अपराध से या कह सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित होता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 129। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को जिसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है अग्रिम जमानत की मंजूरी की जा सकती है? अग्रिम जमानत की मंजूर की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसे जो है अपनी गिरफ्तारी की आशंका है तो वह अग्रिम जमानत की मंजूरी कर सकता है। तो वह धारा 438 के अकॉर्डिंग कर सकता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 130। निम्नांकित में से कौन सा संयोजन सम्मिलित है? निम्नांकित में से कौन से संयोजन सम्मिलित है? तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन जो 3 और 4 है वह सही सम्मिलित है। हमारा 3 और 4 सही। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 131। कथन ए दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। जो दंड विधि का जो है उद्देश्य है वह अपराधों को रोकना है। कारागार कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में कोई प्राइवेट व्यक्ति है वह भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 132। दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध होता है उसका संबंध है। तो जो उसका संबंध है वह वारंट मामले से होता है। समन मामले में 2 वर्ष से कम का कारावास जब होता है तो वह समन मामले के अंतर्गत आता है।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 133। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? वन मिनट, कुछ प्रॉब्लम है। कुछ इशू हो गया था। चलिए हम अपने कंटिन्यू रखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। धारा 41 के अंतर्गत जो है कोई पुलिस अधिकारी है वह मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो जो ऑप्शन हमारा डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 134। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील जो तामील है वह नहीं हो रही है तो फरार उद्घोषित किया जा सकता है? जो फरार उद्घोषित है किया जा सकता है। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है फरार घोषित किया जा सकता है। उस व्यक्ति को जो है फरार घोषित किया जा सकता है। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत उसे फरार घोषित किया जा सकता है? हमारा सेक्शन पूछ रहा है। तो जो हमारा सेक्शन 83 है उसके अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को जो है फरार घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 135। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? कोई अभियुक्त व्यक्ति है वह स्वयं जो है सक्षम साक्षी हो सकता है। तो धारा 135 के अंतर्गत जो है वह स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता को धारा 164 संस्कृति कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसे जो है अधिकृत किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो 400 सेक्शन हमारा 482 है, वह हाई कोर्ट द्वारा जो है, हाई कोर्ट को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है, हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, का उद्देश्य होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य जो होता है अभियुक्त के विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका उद्देश्य होता है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। तो जो ऑप्शन हमारा सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है? यहाँ पे समनीय अपराध के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा अपराध है जो समनीय नहीं है। तो जो हमारा धारा 307 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, भारतीय दंड संहिता की धारा जो 307 है उसके अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो वह समनीय नहीं होता है, वह समनीय के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधित विवाद का निर्णय निम्न द्वारा किया जाता है। अचल संपत्ति के कब्जे से संबंधित कोई विवाद है, उसका जो निर्णय किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका जो निर्णय है वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 जो है वह किससे संबंधित है? जो दंड प्रक्रिया की संहिता की जो धारा 304 है वह संबंधित है, तो वह राज्य के खर्चे को विधिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। 304 में कोई अभियुक्त व्यक्ति अगर वह गरीब है तो उसे जो है राज्य के द्वारा जो है सहायता प्रदान की जाती है, वह राज्य के खर्चे पर जो है उसे एक अधिवक्ता नियुक्त करने के जो है अधिकार प्रदान किया जाता है, उसे एक अधिवक्ता प्रोवाइड किया जाता है कि वह भी अपना केस लड़ सके। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया है किन धाराओं में दी गई है? जो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया है वह किस धारा में दी गई है? तो जो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया है वह सीआरपीसी का जो सेक्शन 260 है, 260 से लेकर 265 तक दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, दंड प्रक्रिया संहिता की
धारा 133 के अधीन लोक उत्पाद हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है, जिसे हम लोक न्यूसेंस भी कहते हैं। उसको हटाने के लिए सशर्त आदेश तो ऑप्शन जो हमारा डी है वह राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, उपरोक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि दंड की धारा 125 सभी पर लागू होती है। जो धारा 125 है वह सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी है। जो सीआरपीसी की धारा 125 है जो मेंटेनेंस से संबंधित है, भरण पोषण से संबंधित है, वह जो है किस वाद में कहा गया है कि वह सभी धर्म के अनुयायियों पर जो है लागू है। तो जो हमारा शाहबानो का केस था उसी में कहा गया था। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो के केस में कहा गया था। तो जो हमारा ऑप्शन ये है वह राइट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 125 है वह भरण पोषण से संबंधित है, मेंटेनेंस से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा या उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी एक बार दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति हो चुकी है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एक बार जो है किसी मामले में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का विचारण कर दिया गया है, उसका जो है उसी अपराध के बारे में दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। तो जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 300 है उसमें कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 146 क्या कहता है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है। जो हमारा सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है। तो 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जो है कारावास का जो दंडादेश होता है वह पारित किया जा सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 147 क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत कौन किसी मामले में के अभियोजन को वापस ले सकता है। 321 के अंतर्गत जो है किसी मामले के अभियोजन को वापस ले सकता है। तो किसी मामले के भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 148 क्या कहता है। गलत उत्तर बताइए। यहाँ पे गलत उत्तर बताना है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जो है जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है। तो जो हमारा गलत उत्तर है ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है सीजीएम, वह कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है।
तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। वह 7 वर्ष से अनधिक कारावास का जो दंडादेश होता है वह पारित कर सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुई? तो जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है वह 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध है? साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलिखित करने का जो उपबंध है वह धारा 280 में है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन, लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित उपबंध है। लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित जो उपबंध है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। आज का क्लास हमारा यहीं